हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जस फोकस आईएएस में। मेरा नाम है ललित आनंद। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, और जिसमें जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि था शिक्षा का भारत में विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो थोड़ा सा अछूता रहा है, जिसको भी हमने अच्छे से कवर नहीं किया था। ठीक है, एक दो बार इसके बारे में बातें की थी, लेकिन जो एक ओवरऑल होता है ना, जिसको पूरा सेग्रीगेट करके आपको एक बार में दे देना, वो अभी तक इसका एक बार भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत में कुछ प्रयास हुए, लेकिन जिसको कहते हैं कि एक तरीके से क्रमिक विकास जो नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब कहीं कहीं ऐसा हुआ था कि पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर कुछ प्रयास किए गए थे। तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टार्टिंग के 60 साल तक कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो प्योरली ट्रेडिंग कंपनी थी, मतलब एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। उसका एम केवल प्रॉफिट कमाना था, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करना था, केवल अपना बिजनेस जो था वो एक्सपांड करना था। ठीक है, उसका बिल्कुल एम ये नहीं था कि भारत में शिक्षा का विकास किया जाए, ना ही उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट था कि भारत में वो शिक्षा का प्रसार करे या भारत में वो एजुकेशन को प्रमोट करे। ठीक है, तो इस टाइम तक, मतलब यदि हम देखें स्टार्टिंग में कुछ 60-70 सालों तक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मतलब एजुकेशन के स्प्रेड के भी जो प्रयास हुए, ठीक है, वो केवल पर्सनल लेवल पे हुए कि किसी विशेष व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट है एजुकेशन को स्प्रेड करने में या प्रमोट करने में, तो उस लेवल पे हुआ था। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में विजय के बाद, जिस समय अंग्रेजों ने बंगाल का शासन जो कंप्लीटली एक तरीके से अपने हाथों में ले लिया था, तो उस समय उच्चतर शिक्षा जो थी, जो हायर एजुकेशन थी, वो कुछ टोलों में, कुछ मदरसों में दी जाती थी। ठीक है, और उसमें भी संस्कृत, फारसी और अरबिक तक ही वो लोग सीमित थी, वो एजुकेशन जो थी वो सीमित थी। क्लियर हो रही है इतनी बातें? देसी भाषाएं जो थी वो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रही थी, उनकी उपेक्षा की जा रही थी। ठीक है, यदि हम प्रारंभिक प्रयासों के बारे में बात करें तो 1781 में वारन हेस्टिंग के प्रयासों से कोलकाता में एक मदरसा स्थापित हुआ था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वारन हेस्टिंग ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इसका एम क्या था, इसका मुख्य एम था, इसका मुख्य पर्पज था, जो मुस्लिम लॉज हैं या इससे संबंधित जो विषय हैं उनका ज्ञान देना है, उनकी पढ़ाई कराना है, उनकी शिक्षा देनी है। ठीक है, दूसरा है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी, जो 1784 का था, इससे पहले भी हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। ये भी वारन हेस्टिंग के टाइम की बात है ना? जब हमने गवर्नर जनरल पढ़े थे तो आपने देखा था कि वारन हेस्टिंग 1784 तक रहते हैं। हमने उनके टाइम पीरियड तक की बात की थी, यदि आपको पुरानी क्लासेस याद आएंगी तो। बात क्लियर है? इसी तरीके से संस्कृत कॉलेज जो था वो बनारस में 1791 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो जोनाथन डंकन के प्रयासों से इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना हुई थी। जोनाथन डंकन कौन थे? जोनाथन डंकन उस समय बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। ठीक है, इस बनारस कॉलेज का जो एक एम था, जो इसका पर्पज था, वो था कि जो हिंदू लॉ है उनकी स्टडी करानी है, और जो फिलोसफी है हमारी, जो दर्शन है, उसकी स्टडी करानी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही है? ठीक है, अब बात करें यदि हम इस टाइम पीरियड तक जो प्रारंभिक, जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसके बारे में, तो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो एक तरीके से केवल पाठशालाओं तक में दी जाती थी, या जिसको हम कह देते हैं कि मकतब जो होते हैं, छोटे छोटे स्कूल जो हो जाते हैं, वहीं तक सीमित थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भी शिक्षा के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी इस समय तक, है ना? जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग, उन्होंने ही क्या किया था कि पहली बार भारतीय विद्या को पुनर्जीवित करने का काम किया था। आप यहाँ से उनके प्रयासों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि पहली बार भारतीय शिक्षा जो है उसको पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? वो किया वारन हेस्टिंग ने, है ना? जब कब किया? जब उन्होंने 1781 में कोलकाता में एक मदरसा स्थापित किया था। बात यहाँ तक की क्लियर है? इसी तरीके से 1800 में आप देखेंगे लॉर्ड वेलेजिल ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो कंपनी के ऑफिसर होते थे, जो कंपनी के अधिकारी होते थे, मेनली आप तरीके से काउंट कर सकते हैं कि जो कंपनी के सिविल सर्वेंट होते थे, जो आईएएस अधिकारी होते थे, आप उनको ले सकते हैं। ठीक है, उनको विभिन्न भारतीय भाषाएं जो थी, जो वेरियस इंडियन लैंग्वेज थी, उनकी शिक्षा दी जाती थी। भारतीय संस्कृति जो है, जो इंडियन कस्टम है, उनकी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, लास्टली क्या हुआ था कि डायरेक्टर जो थे, उनके निर्देशों पे ये जो कॉलेज था इसको 1802 में बंद कर दिया गया था। यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से सारी आपको क्लियर
होंगी। अब हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। ठीक है, 1784 की थी, कोलकाता बंगाल में। किसने स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने की थी, जो हम सबसे पहले अभी हमने बात की। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद स्वयं विलियम जोन्स जो थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो इसके सभापति नियुक्त हुए थे। यहाँ तक में तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इस संस्था द्वारा जो एक एशियाटिक रिसर्चेज के नाम से एक पत्रिका निकाली जाती थी, एशियाटिक रिसर्चेज। ठीक है, इस सोसाइटी के द्वारा निकाली जाती है, पब्लिश की जाती थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भारत का जो अतीत है उसको प्रकाश में लाना है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि भारतीय अतीत को प्रकाश में लाने का जो प्रथम प्रयास था वो इसी सोसाइटी के द्वारा हुआ था, और अपनी एक पत्रिका जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से विल्किंस की भगवत गीता जो थी वो प्रथम अनुदित ग्रंथ है, जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन मूल संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में नवंबर 1784, डेट आपको याद रखनी है, इसमें कंप्लीट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 1787 में ही क्या हुआ था कि विल्किंस ने हितोपदेश का भी अनुवाद किया था। इसको भी इसने ट्रांसलेट किया था, हितोपदेश को भी। ये ट्रांसलेट किसने किसको किया ये आपको याद रखना है, कब किया। कभी कभी मैचिंग में ये क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आ रही होंगी इतनी मेरी सारी बातें। ठीक है, 1789 में विलियम जोन्स ने ही कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। और उसके बाद में 1792 में, यानी कि जब तक ये मर गए थे एक्चुअल में, इनकी मृत्यु के बाद मनुस्मृति जो थी उसका अनुवाद प्रकाशित हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से प्रकाशित हुआ था। बात क्लियर हो गई। अब ये जो विलियम जोन्स और विल्किंस महोदय हैं, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है एक्चुअली। विल्किंस और विलियम जोन्स, इन दोनों का असल में जो भारत विषयक जो ज्ञान शास्त्र है ये उसके फादर कहे जाते हैं, उसके जन्मदाता कहे जाते हैं। बात क्लियर होगी। एक्चुअली यदि मनुस्मृति के बारे में और बात करें तो मनुस्मृति जो है वो प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद 1776 में संस्कृत से इंग्लिश में पब्लिश हुआ था, और जो कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। बात क्लियर हो गई मेरी इतनी। संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की जो एक तरीके से जो रूपरेखा है, या ये जो पूरा एक स्कूलों का जाल बिछाने वाली जो प्रक्रिया थी वो चार्ल्स ग्रांट द्वारा की गई थी। जो ड्राफ्ट था वो चार्ल्स ग्रांट ने तैयार किया था। ठीक है, तो इसलिए उसे भारत में आधुनिक शिक्षा का पिता कहा जाता है, आधुनिक शिक्षा का फादर कहा जाता है। किसको? चार्ल्स ग्रांट को। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब जब अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बात आई है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो अंग्रेजी है, और चार्ल्स ग्रांट को हमने मॉडर्न एजुकेशन का फादर कह दिया है, तो ये क्या था? ये जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी है ये क्या है? जो ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद है ये क्या है? ठीक है, आंग्ल प्राच्य विवाद भी आपको सुनने को मिलता होगा, ये क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए दो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लोक शिक्षा को लोक शिक्षा के लिए स्थापित हुई थी एक सामान्य समिति। ठीक है, जिसमें 10 सदस्य थे। ये बातें केवल सुननी है, याद नहीं रखनी है ना। उसमें 10 सदस्य थे, तो उस 10 सदस्यों में भी 2 दल बन गए। उन 2 दलों में से एक दल जो था वो पाश्चात्य, या आप ये कह लीजिए कि आंग्ल विद्या का समर्थक था। ठीक है, जो दूसरा जो था वो प्राच्य विद्या के समर्थकों का था। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति तो ये कह रहे हैं कि भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है अंग्रेजी होना चाहिए, और एक ये कह रहे हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंडिजिनस लैंग्वेज हो जाए, क्षेत्रीय भाषाएं हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात इतनी। अब एक का नेतृत्व जो थे वो एचटी प्रिंसिप कर रहे थे, है ना। अब इसका कौन समर्थन कर रहा था, किसने ये किया, ये सब हमको याद नहीं रखना है। हमको मेनली क्या याद रखना है कि एक तरीके से ये कह रहे थे कि भैया अंग्रेजी शिक्षा जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बननी चाहिए। ठीक है, लास्टली इसमें होता क्या है, यदि आप मतलब ये तो पीडीएफ में भी आप पढ़ लेंगे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो वहां से भी आप पढ़ लेंगे। लास्टली होता क्या है इस पूरे घमासान में, जो पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जो टेंशन चलती है, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो लॉर्ड मैकाले हैं, ठीक है, मैकाले जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो आप कह सकते हैं, उसकी जो सलाहकार परिषद थी, कार्यकारिणी जो समिति थी,
उसके सदस्य थे। ठीक है, तो वो जो है वो आंग्ल समर्थकों का अपने उनके समर्थन में वो चले जाते हैं, उनका सपोर्ट कर देते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है या मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है इंग्लिश होना चाहिए, ये समर्थन कर देते हैं लॉर्ड मैकाले। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। इवन लॉर्ड मैकाले दो तीन बातें ऐसी कह देते हैं लॉर्ड मैकाले के, जब उनका एक वो मेमोरेंडम आता है उनका 1835 में, तो लॉर्ड मैकाले जो आपको ये याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो गवर्नर जनरल की, ठीक है, तो थोड़ा सा उनका दबदबा है ना। तो जब उनका मेमोरेंडम आता है, जब उनका एक स्मरण पत्र आ जाता है, तो वो उसमें कुछ बातें लिख देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है ना, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी होना चाहिए, और ये बेस्ट है क्योंकि इसमें वेस्टर्न साइंस की आप नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है, आप इसमें साहित्य की भी दे सकते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जब तुलना की तो उन्होंने कहा कि भारतीय साहित्य जो है वो एकदम दोयम दर्जे का है यदि हम कंपेयर करते हैं इंग्लिश लिटरेचर से। तो समझ गए। इवन उन्होंने कहा कि पूरे यूरोपियन लिटरेचर को भी हम यदि ले लें तो पूरे यूरोपियन लिटरेचर की तुलना में जो भारतीय लिटरेचर है, जो भारतीय साहित्य है, वो अत्यंत दोयम दर्जे का है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक्चुअल में आप यदि इस चीज को देखें और मतलब उसको ऑब्जर्व करें, इससे डेराइव करें कुछ चीजें, तो आपको एक दो बातें और समझ में आएंगी। गवर्नमेंट का प्लान क्या था एक्चुअल में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका प्लान है क्या। उस गवर्नमेंट का प्लान जो है वो अपर और मिडिल क्लास को ही पढ़ाना है, ठीक है, और एक ऐसी कैटेगरी तैयार करना है जो ब्लड और कलर में, मतलब आप ये कह लीजिए कि वो एक भारतीय है, ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि रक्त और रंग में तो वो भारतीय हो, लेकिन उसके विचार, आचार विचार हो गए, उसकी नैतिकता हो गई, उसकी स्टैंडर्ड, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी प्रोग्रेस, इन सब के आधार पर वो अंग्रेज होना चाहिए, एक पक्का अंग्रेज समर्थक बन जाएगा। बात यहाँ तक की समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का प्लान तो यही था, समझे मेरी बात। अब आ जाते हैं हम आगे चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में, जो 1854 का है, 1854 का जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है, ठीक है। अब 1854 से पहले भी एक्चुअल में कि शिक्षा के विकास के लिए कुछ प्रयास हुए थे, लेकिन वो बहुत धीमे थे, है ना। यदि आपको याद रखने वाली बातों की कि आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, तो आप एक तो 1835 याद रख लीजिए, सही है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी है, एक तरीके से, सॉरी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो था वहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग की जो क्लासेस थी वो स्टार्ट हो गई थी, सही है। और कलकत्ता में इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्थापना थी वो 1856 में हो गई थी। यहाँ तक की चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आप 1854 की डेट याद रख सकते हैं। 1854 में बम्बई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी थी, सही है। इसी तरीके से जेम्स टॉमसन, नाम याद ना रहे तो चलेगा, 1847 की डेट आप याद रख लेंगे। 1847 में क्या हुआ था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। समझ गए मेरी बात को। चलिए, तो ये आप नोट कर लेना, वैसे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो उसमें सब चीज़ें हैं। आगे हम बात करें कि चार्ल्स वुड का जो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र था, या जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया भारतीय शिक्षा का, या जिसको आप कहें कि जिसको वुड डिस्पैच कहा जाता है 1854 का, ये क्या था, ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, मेनली जानना ये जरूरी है, समझे। तो पहली बात तो ये कि जो बी और सी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके प्रधान थे चार्ल्स वुड, ठीक है। उन्होंने 19 जुलाई की वो डेट थी 1854 को, भारतीय शिक्षा पर एक उन्होंने ब्रॉड प्लान जो था वो पेश किया था, व्यापक योजना जो थी वो प्रस्तुत की थी, ठीक है, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें लगभग 100 अनुच्छेद थे, तो वो सब याद रखना जरूरी नहीं है। मेनली क्या है कि ये था किसके लिए, तो इस प्लान में, जो पूरा ये प्लान है, योजना है, इसमें शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार, इन सब के बारे में बात की गई है। मतलब एक ओवरऑल कहा गया ना, ये भारतीय शिक्षा के लिए एक ब्रॉड प्लान था, ठीक है, एक व्यापक योजना थी। तो इसकी सिफारिशें हैं क्या क्या, तो कुछ सिफारिशें मेन आपको याद रख लेनी है। जैसे इसका पहली सिफारिश ये है, पहली रिकमेंडेशन ये है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो अपना उद्देश्य बना ले। समझे आप मेरी बात को।
कि सरकार को ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हमको पाश्चात्य शिक्षा का स्प्रेड करना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उच्च शिक्षा जो है उसको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, एम्फेसाइज किया, बल दिया कि आप अंग्रेजी माध्यम से ही उच्च शिक्षा को दीजिए। ठीक है। लेकिन चार्ल्स वुड डिस्पैच में साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि एट द सेम टाइम या उसी समय या साथ के साथ आप जो नेटिव लैंग्वेज है, जो इंडिजिनस लैंग्वेज है, जो भारत की अन्य देसी भाषाएं हैं, आप उनके डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखिए, आप उनको भी इम्पोर्टेंस दीजिए, उनको भी महत्व दीजिए। ठीक है। तीसरी रिकमेंडेशन इसकी ये थी कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं, यानी कि जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन दी जानी है, ठीक है, वो गांव के लेवल पे आप दीजिए और देसी भाषा में दीजिए, जो उनकी अपनी भाषा है उसमें दीजिए। और उससे ऊपर जिला स्तर पर जब आप आएंगे तो आप एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोलें, जहाँ पे आप अपनी भाषा यानी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप तय कर रहे हैं उसमें आप शिक्षा दे दें। सही है। अगला पॉइंट ये था, फोर्थ पॉइंट, कि चार्ल्स वुड डिस्पैच में कहा गया कि जो प्राइवेट एफर्ट है उनको भी एनकरेज किया जाए, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए, उनको सहायता दी जाए, अनुदान सहायता जिसको कहते हैं, ये दी जाए ताकि वो भी शिक्षा के विकास में रुचि लें। ठीक है। यानी कि एक पॉइंट याद रखना है कि प्राइवेट एफर्ट्स को एनकरेज करने की बात की गई थी चार्ल्स वुड डिस्पैच में। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पाइए, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो कंपनी के 5 प्रांत थे, मतलब यदि आपने हमारी वो पिछली क्लासेस की होंगी बंगाल वाली, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि प्लासी के बाद जब बक्सर तक की गाड़ी पहुंच जाते हैं घटनाक्रम, तो वो किस तरीके से जो प्रांत हैं उनको अलग अलग किया जाता है। ठीक है। मेनली अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको क्या याद रखना है कि एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की बात की गई। बस आप इतना याद रख लें कि एक लोक शिक्षा विभाग, एक पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाने की बात की गई। बस इतना याद रख लें। ठीक है। अगला और एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 यूनिवर्सिटीज जो थी वो खोली गई। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में क्या होगा, एक कुलपति जैसा कि होता है, एक कुलपति होगा, एक उप कुलपति होगा। समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से क्या हुआ कि एक इनकी सीनेट बनाई गई, मतलब कि भाई पेपर कराने हैं या इनके कानून वगैरह जो होंगे, यूनिवर्सिटी के अपने नियम कायदे कानून बनाने हैं उन सब के लिए। समझ गए। तो इसमें विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई। समझ गए। अब जैसे ये सीनेट वगैरह जो होंगे, विधि सदस्य जो होंगे, क्या काम करेंगे, परीक्षा वगैरह कराएंगे, यूनिवर्सिटी के नियम कायदे कानून बनाएंगे, और जो उपाधियां प्रदान करने का जो अधिकार है वो सब अधिकार भी इन लोगों की सहमति से ही ये लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। समझे। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं कि तकनीकी और व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना के क्षेत्र में भी इस घोषणा पत्र ने, वुड डिस्पैच ने सिफारिशें की। ठीक है। कि सरकार को व्यावसायिक यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। ठीक है। जो सरकार को टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, कमर्शियल यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 8, ये है कि इस घोषणा पत्र में महिला शिक्षा को भी समर्थन दिया गया था। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें। अब आगे आ जाते हैं, आगे बात करते हैं हम हंटर एजुकेशन कमीशन जो 1882-83 का था। ठीक है। तो वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसके रिव्यू के लिए या उसके प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। ठीक है। और इस आयोग की इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने कि इसमें 8 भारतीय सदस्य थे, है ना। इस आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक इसको लिमिट कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था कि आप केवल प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है उसका रिव्यू कीजिए। ठीक है। अब इसके कुछ सजेशन थे इस कमीशन की, जैसे पॉइंट वाइज पॉइंट हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे इसने कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष ध्यान दे, यानी कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो उतने अच्छे से नहीं दी जा रही है, या वो जो पूरी व्यवस्था है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है। ठीक है। सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कागजों पर तो काम हो गया है लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, व्यवहारिक देखा जाए तो काम नहीं हो रहा था।
ठीक है। तो हंटर शिक्षा कमीशन ने, हंटर शिक्षा आयोग ने एक बात कही कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष ध्यान दे। ठीक है। एक बात इसमें यह कही गई, प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन है वो आप मदर टंग में दीजिए। ठीक है, अब वो आप उनकी मातृभाषा में दीजिए। दूसरा पॉइंट ये था, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि हाई स्कूल लेवल पर दो तरीके की एजुकेशन आप दीजिए। जैसे हाई स्कूल लेवल पर आप दो प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, जिसमें एक हो व्यवसायिक एवं व्यापारिक शिक्षा। ठीक है, जिसको प्राप्त करते हुए बच्चा व्यवसाय व्यापार के बारे में सोच सके या वो कर सके। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक ऐसी साहित्यिक शिक्षा दीजिए जिससे जब वो यूनिवर्सिटी में जाए तो उसको एडमिशन लेना आसान हो जाए। समझ गए? यानी कि जो हंटर कमीशन है वो हाई स्कूल लेवल पर दो प्रकार की शिक्षा देने की बात करता है। एक वो कहता है कि व्यापारी को व्यावसायिक शिक्षा दीजिए, दूसरा वो कहता है कि आप एक साहित्यिक शिक्षा भी दीजिए जिससे विद्यार्थी जब यूनिवर्सिटी में जाए तो उसके लिए एडमिशन लेना आसान हो जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें कहा गया कि प्राइवेट एफर्ट जो है उनको प्रमोट कीजिए आप शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बिना प्राइवेट एफर्ट के दीजिए। यानी कि प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो शिक्षा जो है प्राइमरी लेवल की प्राथमिक शिक्षा वो सरकार के अंडर में रहे, सरकार के कंट्रोल में रहे, लेकिन इससे ऊपर आप प्राइवेट एफर्ट को या प्राइवेटाइजेशन कीजिए आप एजुकेशन का, उसके प्रयासों को एनकरेज कीजिए, उन लोगों को बढ़ावा दीजिए, उनको ग्रांट दीजिए। समझ में आ गई मेरी बात? अगला पॉइंट ये है कि इसमें स्त्री शिक्षा के लिए बात की गई कि स्त्री शिक्षा के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए एक पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। समझ गए आप मेरी बात को? पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए महिलाओं की शिक्षा के लिए। ठीक है। अब इन सभी सिफारिशों के आधार पर जो आने वाले 20 साल थे, यानी कि 1882 से आप ले लीजिए कब तक, 1902 तक आप आ जाइए, तो अच्छे खासे प्रयास हुए माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा के, मतलब एक तरीके से अभूतपूर्व विश्वास हुआ। ठीक है, जो ऐसा प्रिटेंड नहीं किया गया था ऐसा विकास हुआ। 1882 में पंजाब में और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं जब 1902 से घटनाक्रम स्टार्ट होता है। ठीक है, 1882 आज फिर से वो मिसिंग है 1904। चलिए, इससे पहले 1904 वाला जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, 1904 जब हम लास्ट टाइम लाइव आए थे तो हमने बात की थी ना, 1904 का जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 का, याद आएगा सबको, उसके बारे में हमने बात की थी। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था उसकी क्या सिफारिशें थी उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया था 1917 और 19 का, 1917 से 19 के बीच में, इसके बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, कि सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी। जैसे उसने कहा था कि स्कूल की जो शिक्षा है वो 12 साल की होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद में जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की होनी चाहिए। ये सब बातें हमने की थी ना। बाकी अगर याद नहीं है तो वही पीडीएफ मैं आपको फिर से एक बार दे दूंगा, है ना, वो पीडीएफ आपके पास फिर से आ जाएगी। समझ पाए आप मेरी बात को? चलिए अब हम उससे आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज ये पूरा टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आज एक ये बात कर लेते हैं हार्टोग कमेटी के बारे में। 1929 की है हार्टोग कमेटी। ठीक है, तो हार्टोग कमेटी क्यों आई थी ये भी जानना जरूरी है। तो 1929 में जो भारतीय परिनियत आयोग है, जो आप कह सकते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है, उसने सर फिलिप हार्टोग उनका नाम था, उनके नेतृत्व में शिक्षा के विकास पर या डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पर एक रिपोर्ट और एक सहायक समिति का गठन किया। ठीक है, अब ये समिति जो थी इसने अपनी कुछ सिफारिशें दी। ठीक है, अब जिसकी मेन इम्पोर्टेंट जो सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन है, उनको हम पढ़ देते हैं, उनको हम बात कर लेते हैं। जैसे एक इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया, कि प्राथमिक शिक्षा का अपना राष्ट्रीय महत्व है। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं कि प्राथमिक लेवल की जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। समझ गए? दूसरी बात कही गई कि ग्रामीण प्रवृत्ति के जो विद्यार्थी हैं उनको वर्नाकुलर मिडिल स्कूल के स्तर पर रोक दिया जाए। ठीक है, कहा गया जो ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं
उनको वर्नाकुलर मिडिल स्कूल के स्तर पर रोक दिया जाए, यानी कि उनके कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगाई जाए, इसके बदले उन्हें व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा दी जाए। समझ पाए आप मेरी बात को? एक इसकी तीसरा एक मेजर रिकमेंडेशन ये थी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जो योग्य छात्र हैं उनको ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, यानी कि जो डिजर्व करते हैं केवल उनको ही दिया जाए परमिशन, बाकियों को परमिशन भी ना दी जाए। क्लियर हुई बात इतनी? ठीक है, ये हार्टोग कमेटी की बात थी। ठीक है, अब एक आपने सुना होगा, जब हमने पिछली क्लासेस में बात की थी या पहले भी कई बार इसका जिक्र आ चुका था, कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना। एक इसमें गांधी जी का नाम आता है, फिर एक इसमें नाम आता है इनका डॉक्टर जाकिर हुसैन का। याद है ना आप सभी को? तो 1937 पहले तो एक डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो 1937 में महात्मा गांधी ने अपने हरिजन के जो हरिजन वो जो लिखते थे आर्टिकल, उसके अंकों में शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की। ठीक है, आपको याद आएगा मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, है ना? तो इन्होंने हरिजन अपने पेपर में अपने आर्टिकल में ये लिखा कि शिक्षा की जो एक योजना है वो उन्होंने प्रस्तुत की और इसे ही वर्धा योजना कहा गया। ठीक है, इस योजना का जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है? इस योजना का मूलभूत सिद्धांत है हस्त उत्पादक कार्य। जैसे आगे इसकी चीज़ों में क्लियर होगा, है ना? इसके अंतर्गत विद्यार्थी को कहा गया कि मातृभाषा में 7 वर्ष तक शिक्षा दी जाए, विद्या अध्ययन करवाया जाए। ठीक है, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। तो मंत्रिमंडल, जैसा हमने बताया था ना कि कांग्रेस के जो प्रांतीय मंत्रिमंडल थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, है ना? तो उस त्यागपत्र के कारण क्या हुआ था, ये जो योजना थी ये पूरी तरीके से खटाई में पड़ गई। क्लियर हुई इतनी बातें? ठीक है, अब इसके बाद अब इसमें जो कुछ एक तरीके से जो चीज़ें थी जो पास हुई वो तो मैंने आपको बताई यहाँ पे, है ना? क्या होना चाहिए कि भाई 7 साल तक विद्यार्थी को आप जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें अध्ययन करवा दें। समझ गए आप इतनी बातें मेरी? ठीक है, अब लेकिन हुआ क्या कि लास्ट में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, तो ये योजना जो थी ये खटाई में चली गई। ठीक है, अब देखिए बेसिक एजुकेशन कमेटी अंडर जाकिर हुसैन, ये भी आपको जाननी थोड़ी सी जरूरी है। ठीक है, तो ये वर्धा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसी को बेस बना के थी, है ना? यानी कि एक कमेटी जो थी वो जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में कमेटी अपॉइंट की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि उसको एक ये बेसिक एजुकेशन के लिए स्कीम फॉर्मुलेट करनी है। समझ गए आप मेरी बात को? तो इसमें 2-3 बातें निकल के बहुत अच्छी सामने है। जैसे पहली बात इसमें ये निकल के आई कि इंग्लिश के लिए कोई प्लेस नहीं होगा इस करिकुलम में, सबसे जरूरी बात है। ठीक है, दूसरी बात ये कही गई कि धार्मिक शिक्षा के लिए भी कोई जगह नहीं होगी इस स्कीम में। सही है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक तरीके से इसमें कहा क्या गया कि बच्चों को आप सबल बना दीजिए, आप बच्चों को एक तरीके से योग्य बनाते जाइए। ठीक है, मतलब इसमें कई सारी बातें थी, जैसे इसमें ये और भी ये बातें थी कि आप बच्चों को ना आप ऐसा बना दीजिए कि वो जल्दी से जल्दी कोई व्यापार भी करना स्टार्ट कर दे। समझे ना आप मेरी बात को? जैसे मैंने आपको लास्ट वाली क्लासेस में बताया था, समझे ना आप मेरी बात को? लेकिन क्या होगा कि मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुस्लिम लीग एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगी? बिकॉज वो रिलीजियस एजुकेशन वाज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, है ना? तो मुस्लिम लीग का तो फंडा आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 के बारे में। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते चलते हैं। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं आप, इसको ये भी कह सकते हैं राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, 1948-49 का था। बात क्लियर हो गई? तो स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए नवंबर 1948 में भारत सरकार ने डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप थी, उनका नेतृत्व था, उनके अंडर में एक आयोग का गठन हुआ और इस आयोग ने अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, ये सब बातें इसमें यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं वो आपको याद रखनी है। समझे आप मेरी बात को?
जैसे इसकी कुछ विशेषताएं भी वहीं से भी निकल के आएंगे, आप डेराइव कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें, यदि लिखने को आएगा तो आप लिख देंगे। समझे ना मेरी बात को। तो इसने कुछ सिफारिशें दी जो निम्नलिखित है, उनको आप पढ़िए एक एक करके। जैसे इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय के डिग्री कोर्स से पूर्व 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। याद आना चाहिए कौन सा कमीशन जिसने कहा था कि 12 साल की एजुकेशन होनी चाहिए? सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आएगा ना, जो 1917 से 1919 के बीच का था। उसमें आपको याद आना चाहिए, उसने भी यही कहा था कि स्कूल की जो शिक्षा है वो 12 साल की होनी चाहिए। सेम राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश भी क्या कह रही है कि विश्वविद्यालय के डिग्री कोर्स से पहले, ग्रेजुएशन में आने से पहले आपकी 12 साल की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि उच्च शिक्षा के लिए 3 प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए, जैसे सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। क्लियर। एक इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। जो आप अभी ग्रेजुएशन वाला वो एक लेके चलते हैं ना कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है, एक एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट होना प्रशासनिक सेवाओं के लिए, तो राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश थी कि वो आवश्यक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक फोर्थ पॉइंट ये था कि शिक्षा को समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। अभी आप लोगों से क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे ये बताइए अभी हमारी शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है? क्या वो संघ सूची का विषय है, सेंट्रल लिस्ट का? क्या वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का? या वो समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का? ये आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। ठीक है। अभी आप लाइव बता दीजिए तो मैं नीचे देख के आपको कमेंट बता दूंगा किसका सही है किसका नहीं। ठीक है। एक इसका फिफ्थ पॉइंट आप इसमें ये निकल के आ सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात की गई, जो आप देखते होंगे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए, एक रिकमेंडेशन इन्होंने ये दी थी। ठीक है। तो भारत सरकार ने राधाकृष्णन आयोग कह लीजिए आप इसको, इन्हीं की सिफारिशों पर क्या हुआ था 1953 में, ये भी मैं आपको अब डेट बता देता हूँ, याद रख लेना। 1953 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। क्लियर रहेंगी इतनी बातें, याद रहना चाहिए मेरे हिसाब से ये सारी बातें। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई शिक्षा की किस किस तरीके से क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या माध्यम होंगे, क्या क्या आधार होंगे। ठीक है। किस तरीके से सैलरी, टीचर, फंक्शन, वो सब बात क्लियर हो गई। अभी इसके बाद भी जैसे आप यदि पढ़ना चाहें शिक्षा के लिए, और मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ होता ना कि अब ये तक यहाँ तक की चीज़ें तो थी जो मैं आपको बताऊं, ये मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है। इससे आगे भी किसी के अंदर कोई जिज्ञासा, कोई क्यूरियोसिटी रह जाए कि हमको क्या करना चाहिए, है ना, और पढ़ना है इसके बारे में, तो आप क्या करिए, आप गूगल पर डाल लीजिए कोठारी शिक्षा आयोग। ठीक है। 1964 से 66 के बीच का है वो, है ना। अब उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी, उनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था। ठीक है। अब ये जो था इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, इन सब के प्रमुख जो शिक्षा शास्त्री थे या जो वैज्ञानिक थे वो इनसे संबद्ध किए गए। ठीक है। और यूनेस्को सचिवालय ने श्री JF मैकडूगल उनका नाम था, उनकी सेवाएं भी उपलब्ध करवाई। ठीक है। जिन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं एसोसिएट सेक्रेटरी के रूप में आयोग में कार्य किया था, ये जो कोठारी शिक्षा आयोग बना इसमें। बात क्लियर। इस आयोग की कुछ सिफारिशें थी, जैसे इसमें कहा गया कि शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा एवं कार्य अनुभव के विषय शामिल किए जाएं, जैसे यानी कि समाज सेवा। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा इसमें कहा गया कि नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाए, मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा वाली बात आ गई। ठीक है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ गई। तीसरा एक इन्होंने एक तो सिफारिशों में और ये पॉइंट निकल के आया था सामने कि माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए, उस पर क्योंकि अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर एक बात यह की गई कि जो आपके अध्ययन केंद्र हैं उनको थोड़ा सा डेवलप कीजिए, उनको उन्नत बनाइए। ठीक है। एक कोठारी कमीशन के बारे में एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि इसने कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर बल दिया था कि आप कृषि अनुसंधान केंद्र भी स्थापित करवाओ भाई।
आप उसकी शिक्षा को भी, उसमें भी प्रगति लाओ, उसके विकास के लिए भी कार्य करो, ठीक है। और एक पॉइंट और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहा गया, ये 6% वाली बात याद रखनी है कि राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का 6% आप शिक्षा पर खर्च कीजिए, ठीक है। कोठारी आयोग की ये सिफारिशें आपको याद रखनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, एक अभी फिर भी ये था कि अब और क्या पढ़ूं, ये तो मैंने पढ़ लिया, अब और पढ़ना है। तो आप जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कब की, जो सबसे पहले थी 1968 वाली, ठीक है, आप इसको पढ़ डालिए, है ना। क्योंकि जब कोठारी आयोग आया, ये सब एक दूसरे से लिंक होते गए। कोठारी आयोग आया, कोठारी आयोग की सिफारिशें थी, उनको गवर्नमेंट ने क्रियान्वित किया, तो 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, है ना। इसमें कुछ सिफारिशें आई, कुछ बातें आई सामने, सिफारिशें तो नहीं, अब तो इसमें कुछ प्रावधान आए, ये शिक्षा नीति है। जैसे कहा गया कि 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। समझ पाए आप मेरी बात को? 14 ईयर तक के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य, याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें इनका ये था कि भाषाई लेवल पर कुछ चेंजेस किए गए, समझे। जैसे उसमें ये कहा गया कि एक इसको कहा जाता है त्रिभाषाई फॉर्मूला स्वीकार किया गया, ठीक है। मे भी आपको पता होगा त्रिभाषाई फॉर्मूला क्या होता है, बात क्लियर हो गई। विज्ञान और अनुसंधान की शिक्षा के बारे में कहा गया कि इस शिक्षा का समानीकरण करो, है ना, इक्वलाइजेशन कीजिए, ठीक है। कृषि और उद्योग की शिक्षा का विकास करने की बात हुई, ये प्रावधान आया। पाठ्य पुस्तक जो हैं उनको और अधिक उत्तम बनाने की बात आई, सस्ती पुस्तकों का उत्पादन करने का प्रावधान आया। और ये कहा गया कि हाँ, जो कोठारी आयोग ने कहा है कि नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए, तो वो होगा। बात क्लियर हो गई। फिर दूसरी एनईपी आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, 1986 की थी, ठीक है। और अभी एक हाल फिलहाल में एक आ गई है, तो ये तीनों भी आपको पढ़ लेनी है अगर आपके अंदर जिज्ञासा रहे तो, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते तो भी आपको गूगल करके एक केवल रिकमेंडेशन पढ़ लीजिए कि क्या क्या प्रावधान है ना, वो पढ़ लीजिए, कोठारी आयोग की रिकमेंडेशन पढ़ डालिए। बात क्लियर हो गई। फिर 1986 में जो आई उसके की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रावधान थे। कि राष्ट्रीय साक्षरता दर का विकास करना है ना। जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण करना है। जो माध्यमिक शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण करना है, मतलब जो चीज़ें पिछली में थी उनको यहाँ पे और अच्छी तरीके से अप्लाई करने की बात की गई। शिक्षा का समाजीकरण करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी बातें आपको समझा पाया, ठीक है। यदि अभी भी आपको किसी को कोई डाउट बचता है तो टेलीग्राम आपके पास होगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आके कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम पे पॉसिबल होगा, यदि आपकी इंडिविजुअल लेवल तक के बेनिफिट की बात होगी तो उसको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा, अदरवाइज सबके लिए बात की होगी तो अगली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा उम्मीद है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी बातें आपको अच्छे से समझाई होंगी, उम्मीद करता हूँ। यदि आपने आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना, मैं यहाँ पे भी रिप्लाई दूंगा अभी आधे घंटे बाद तक, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास का फिर एक टॉपिक होगा जो मैं आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।